बाहर रखे और जिससे ये चीज़ क्लियर हुआ कि अब भारत धीरे धीरे करके अपने बाहर के देशों के साथ रिलेशन अच्छे बनाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहली कंट्री हमें लगता है कि नेम कंट्री थी, यानी कि नेम कंट्री ही सबसे पहले बनी जिसके साथ हमने संबंध को अच्छा बनाया। लेकिन सही मायने में नेम कंट्री से पहले भी एक कंट्री थी जिसको भारत ने पहली बार रिकॉग्नाइज करा और पहली बार ये बोला कि हमें इस देश के साथ संबंध अच्छे बनाने चाहिए। और वो देश दोस्तों कौन सा था, उसी के बारे में इसमें डिस्कस किया जा रहा है, वो है चाइना। तो इंडिया वॉज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इन चाइना आफ्टर 1947 चाइनीज रेवोल्यूशन। चाइना के अंदर माओ जेडोंग का एक रेवोल्यूशन हुआ था और वहाँ पे आप कह सकते हो कि राजा का शासन खत्म होकर फाइनली जनता ने कहा कि यहाँ पे एक ऐसा शासन आना चाहिए जिसपे सारा कंट्रोल वहाँ के लोगों के द्वारा हो। तो माओवादी आंदोलन, जिसे हम माओइस्ट माओ जेडोंग की क्रांति बोलते हैं, और फाइनली चाइना के अंदर एक क्रांति होती है। और क्रांति जैसे ही होती है ना, तो उसके बाद हमें ये पता चलता है कि फाइनली चाइना आज़ाद हो गया। 1949 के अंदर जाके वहाँ पे सरकार बनती है और वहाँ पे CPC कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, जिसे CCP भी बोला जाता है, फिर PRC भी हो गया था, पीपल्स रिपब्लिक चाइना। तो ये पार्टी का नाम समय से बदला, लेकिन चाइना फाइनली आज़ाद होता है। अब चाइना के साथ हमारा जो डिस्प्यूट है, उस डिस्प्यूट को लेके हमने कहा कि भैया ये पड़ोसी मुल्क है, इससे हमें रिलेशंस अच्छे बनाने चाहिए। और रिलेशन अच्छे बनाने के लिए ही हमने सबसे पहले कदम वहाँ पे लेना चालू करा। और इसकी कहानी 1947 के चाइना की आज़ादी के बाद से ही शुरू होती है। क्यों? क्योंकि चाइना भाई सबसे इम्पोर्टेंट कंट्री है, पड़ोसी मुल्क है, उसकी बाउंड्री हमारे से टच है। दैट इज़ वाई हमने उनके साथ संबंध को सबसे पहले शुरुआत करा। लेकिन बैकग्राउंड में स्टोरी समझ लेते हैं कि ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से हमने संबंध को अच्छा बनाया होगा। तो कहानी कहाँ से शुरू होती है उसकी बात मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले अगर आप देखने की कोशिश करो, भारत जो भी मुल्क है, उस मुल्क के अंदर आप अगर देखने की कोशिश करो तो यहाँ पे नेपाल आ जाता है। और नेपाल के बाद यहाँ पर, यहाँ से लेके लास्ट अगर हम देखें यहाँ तक, तो एक बीच में एक कंट्री है तिब्बत। उस तिब्बत के बाद पूरा का पूरा चाइना ही है। तो चाइना एक ऐसी विशाल कंट्री थी जिसका क्षेत्रफल काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। और यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे अरुणाचल प्रदेश से लेकर लास्ट यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर जो था, वहाँ तक सारा कनेक्ट था। और क्योंकि पहाड़ी इलाका है और पहाड़ी इलाका होने की वजह से हमारा इनके साथ सीमा को लेके वाद विवाद, जब अंग्रेजी सरकार हमारे इंडिया के अंदर गुलाम हमें बना रखी थी उसने, और उस टाइम पीरियड पे भी ये चीज़ मामला पूरी तरीके से सेटल डाउन नहीं हुआ था कि कितना हिस्सा चाइना का है और कितना हिस्सा जो है हमारा है। दैट इज़ वाई हमारे लिए सबसे बड़ा डिस्प्यूट ये था कि फाइनली चाइना की गवर्नमेंट बन चुकी है और हमारी जितनी भी टेरिटरी है, हम उस टेरिटरी को चाइना के साथ मिलकर नेगोशिएट कर ले कि ये हिस्सा आपका है और ये हिस्सा हमारा है। क्योंकि हम कभी भी किसी दूसरी कंट्री की ज़मीनों को हड़प कर ये नहीं चाहते कि ये हिस्सा हमारा बोल दे, हम क्लेम कर दें। क्योंकि हम लोग साम्राज्यवादी लोग नहीं थे अपनी टेरिटरी को बहुत आगे तक बढ़ाना। पुराने ज़माने में अशोक के टाइम पीरियड पे था, हमने हिस्ट्री में पढ़ा था कि हमने अखंड भारत जीता हुआ था। लेकिन फाइनली चाइना में नई सरकार बनती है और हमने कहा कि ठीक है, इनके साथ मिलके बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद सारे मामले शट डाउन हो जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। दैट इज़ वाई हमने कहा कि चाइना के साथ अच्छे रिलेशन बनाए जाएंगे और ये जो बॉन्डेड डिस्प्यूट है, इस डिस्प्यूट को ख़त्म करा जाएगा। तो फाइनली हाल फिलहाल क्या हुआ, हमारा स्ट्रांगली चाइना से रिलेशन बना। हमने चाइना से हमारा रिलेशन बना तो हमने क्या कहते हैं, कोई भी इंडिया और चाइना के बॉर्डर में, कौन सा बॉर्डर, ये वाला बॉर्डर, इन बॉर्डर में हमने कभी भी आर्मी उस तरीके से नहीं बिछाई। और ये चीज़ पटेल साहब को और कुछ लीडर को बुरी भी लग रही थी कि यार ऐसे तो कभी भी चाइना फ्यूचर में गुस्से में आया तो हम पे तो अटैक कर देगा और हमारा कुछ भी नहीं हो पाएगा। लेकिन हम लोगों ने कहा कि यार दोस्ती है उससे और ऐसा कुछ नहीं होगा फ्यूचर में, लेकिन भाई किसको क्या पता फ्यूचर। लेकिन हमने उन लोगों के साथ मिलके पंचशील एग्रीमेंट करा और ये पंचशील एग्रीमेंट आपके पेपर के अंदर आता है 28 अप्रैल 1954 के अंदर, यानी कि वांडुंग सम्मेलन से एक साल पहले हमने चाइना के पीएम को बुलाया। हमारे भारत के पीएम जो थे नेहरू जी, उन्होंने मुलाकात करी और मुलाकात करने के बाद फाइनली क्या कहते हैं, डिसाइड हुआ कि ठीक है दोनों मिलकर बातचीत करेंगे और दोनों मिलकर जैसी बातचीत करेंगे तो ये डिसाइड हो जाएगा कि भैया ठीक है, जो भी डिस्प्यूट है उन डिस्प्यूट को ख़त्म करेंगे और आगे बढ़ते बढ़ते काम करना चालू कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, हमने बात करी म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच ओन टेरिटरीज एंड इंटीग्रिटी एंड द सोवरेनिटी। हमने कहा कि हम दोनों ही
टेरिटरी की क्या कहते हैं रिस्पेक्ट करेंगे, और उसके बाद क्या कहते हैं उनकी अखंडता और उनकी संप्रभुता को बनाए रखेंगे। हर किसी कंट्री के इंटरनल मैटर यानी कि अंदरूनी जो प्रॉब्लम्स होती हैं देश की, उनमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। हर किसी कंट्री को म्यूचुअल बेनिफिट देंगे, और कभी भी हम लोग गुस्से वाला रूप एक दूसरे के प्रति अख्तियार नहीं करेंगे, और आपस में शांति को बनाए रखेंगे। ऐसे 5 सिद्धांतों को बोलकर, 5 प्रिंसिपल बोलकर इसको पंचशील एग्रीमेंट कहा गया। क्यों? नेहरू जी ने कहा आइए चाय पिलाते हैं आपको। वैसे भी चाइना की चाय बड़ी फेमस थी, लेकिन बंदे वो व्यक्ति हमारे भारत में आए थे, यहीं पर इंडिया के अंदर बातचीत हुई, और इंडिया के अंदर नेहरू जी ने चाय पिलाते पिलाते इन सिद्धांतों पे बातचीत करी, और कहा कि यार जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, इस डिस्प्यूट को खत्म कर देना चाहिए, और हमें तय कर लेना चाहिए कि कितना हिस्सा किसका है, कितना हिस्सा किसका है। कल को आपको ये ना लगे कि इसको मलाल ना हो कि यार ये हिस्सा हमारा था, आपने कैप्चर कर लिया। दैट इज वाई 3 लाइनों को आपको याद रखना है अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है जी। एक तो आपको ये लाइन याद रखनी है जो आपके पेपर के अंदर आएगा, एंड दिस इज कॉल्ड द मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन, मैकमोहन लाइन, ठीक है। ये लाइन को हम कहते हैं मैकमोहन लाइन। 1954 के अंदर ये डिसाइड हो गया था कि कौन सा हिस्सा किसका है, कौन सा हिस्सा किसका है। तो यहाँ से जो लाइन खींच रही है वो है मैकमोहन लाइन, एंड देन उसके बाद पाकिस्तान के यहाँ से एक लाइन खींच रही है, दिस इज कॉल्ड द LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। फिर चाइना ने हमारे हिस्से को कैप्चर कर लिया था, और चाइना ने जब हमारे हिस्से को कैप्चर कर लिया तो यहाँ से एक और लाइन बनी LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये बनी। एंड देन उसके बाद जब हम 1947 के अंदर भारत और पाकिस्तान को अलग कर रहे थे, तो 1947 में यहाँ से भी एक लाइन बनी थी, और ये लाइन भी आपके पेपर के अंदर आती है, ठीक है। इसको कहते हैं रेड क्लिफ लाइन, ठीक है जी, रेड क्लिफ लाइन। एंड देन उसके बाद पाकिस्तान अलग हो गया, तो पाकिस्तान और यहाँ से है आपका अफगानिस्तान, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करने के लिए एक लाइन बनती है, एंड दिस इज कॉल्ड द डूरेंट लाइन, डूरेंट लाइन, ठीक है जी। ये ऐसी ऐसी लाइनें आपको पता होनी चाहिए, पेपर में आती हैं, और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास नहीं है तो ये पाठशाला के थ्रू आपको पता चल जाती है। डूरेंट लाइन कौन सी है, मैकमोहन लाइन कौन सी है, लाइन ऑफ कंट्रोल कौन सा है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कौन सा, रेड क्लिफ लाइन कौन सी है। ये लाइनें भारत की सीमाओं से अलग अलग देशों को बांटती है। अब जैसे ही ये डिसाइड हो गया कि ठीक है, हमें लगा कि सब कुछ बढ़िया हो गया है, हमने चाइना को चाय पिला दी है, बातचीत कर ली नेहरू जी ने, और यह नेहरू जी का रोल बड़ा पॉजिटिव रहा। तो इससे पता चलता है कि कितने विजनरी लीडर है, कि इतना बड़ा डिस्प्यूट इतने सालों से चल रहा था, 200 सालों से, और फाइनली चाइना के नेता यहाँ पे आए और इस डिस्प्यूट को सॉल्व करके चले गए। लेकिन कहानी किसको पता था कि क्या पीछे होने वाला है। अब तो पार्टी बाकी है और अब रियल स्टोरी चालू होती है। 1954 के अंदर पंचशील एग्रीमेंट होता है। जू एन लाई भारत के अंदर आते हैं। जू एन लाई जैसे ही भारत में आते हैं वो समझ जाते हैं कि भारत अभी इतना ज़्यादा डेवलप हुआ नहीं है, आर्मी इतना ज़्यादा विकसित हुई नहीं है, और क्योंकि रिलेशन अच्छे हो गए हैं तो हमने अपने सीमाओं पे आर्मी को भी नहीं बिछाया। और कहानी बनती है फिर यहाँ से जाके इशू को लेके। ये आपको तिब्बत की कहानी आपको दिखाई दे रही है, ये है पूरा का पूरा तिब्बत लैंड, ये है तिब्बत, और यहाँ से तिब्बत की कहानी चालू होती है। 1954 के अंदर हमने जैसे ही अपना रिलेशन अच्छा बनाया और पंचशील एग्रीमेंट करा, वहीं से कहानी खराब होती है 1954 से लेके 1962 के बीच में। तो ऐसा क्या हो जाता है तिब्बत को लेके जिसकी वजह से 1954 से लेके 1962 के अंदर चाइना हमारे ऊपर अटैक कर देता है। और क्योंकि हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं है, हमने अपनी सीमाओं के ऊपर आर्मी को भी नहीं बिछा रखा, तो फाइनली वो पूरी तरीके से हमारे देश के ऊपर अटैक कर देते हैं। तो कहानी क्या होती है, तिब्बत इशू और बाउंड्री डिस्प्यूट। तिब्बत इशू का सबसे बड़ा रीजन ये था, चाइना कंट्रोल करना चाह रहा तिब्बत को, तिब्बत के लोगों ने अपोज करा, इंडिया को कोशिश कराई गई कि तिब्बत के लोगों ने बोला कि यार हमारे इस डिस्प्यूट को सॉल्व करो, क्योंकि हमने पंचशील एग्रीमेंट कर रखा था। किनके साथ? हमने पंचशील एग्रीमेंट कर रखा था चाइना के साथ, इसलिए हम तिब्बत के इशू को लेके बोल नहीं सकते थे, क्योंकि पंचशील एग्रीमेंट के ऊपर तो ये बात हो रही थी ना कि हमारे आंतरिक मुद्दे में किसी भी देश का कोई भी आंतरिक मुद्दा होगा तो उस पर कोई भी कंट्री आपस में एक दूसरे को नहीं सलाह देगी, ना ही जबरदस्ती बताएगी। लेकिन सबसे बड़ी कहानी ये होती है कि 1956 के अंदर दलाई लामा ने हमें इस बिगड़ती हालत के बारे में नेहरू जी को बताया था, और नेहरू जी ने भी कहा चाइना से कि ठीक है सर, आपका जो भी तिब्बत का इशू है आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए 1956 के अंदर, क्योंकि हमने 2 साल पहले तो एक एग्रीमेंट साइन करा चाइना के अंदर। और इतना बड़ा इशू हो गया कि तिब्बत चाह रहा है कि भाई हमें हमारे देश पे कंट्रोल क्यों कर रहे हो भाई,
हमारा देश अलग है, रिलीजियस है, और हम बड़े शांति प्रिय देश हैं, इतने सालों से हम चलते आ रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है जब 1958 के अंदर आउटर तिब्बत, ये जो आउटर तिब्बत है, ये वाला आउटर तिब्बत है, और ये इनर तिब्बत है। यहाँ पे इनर तिब्बत के अंदर और आउटर तिब्बत के अंदर आर्म रिबेलियन चालू हो गया। 1958 में बहुत सारे लोगों ने, तिब्बत के लोगों ने चाइना के खिलाफ प्रोटेस्ट करना चालू करा, और चाइनीज आर्मी यही कह रही थी कि भैया देखो, आप अपनी विचारधारा को बनाए रखो, लेकिन ये पूरा कंट्रोल हमारे हाथों में रहेगा, क्योंकि तिब्बत पास्ट के टाइम पीरियड में हमारा था। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि 1959 में दलाई लामा को हम शरण दे देते हैं, और जैसे ही दलाई लामा को धर्मशाला मिलती है इंडिया के अंदर, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है जी, हिमाचल प्रदेश में जैसे ही मिलती है, तो चाइना को लगता है कि भारत हमारे आंतरिक मुद्दे के अंदर क्या कहते हैं आ रहा है, और एक तरीके से पंचशील एग्रीमेंट को मतलब डिस्टर्ब कर रहा है, ये उनकी बातों को नहीं मान रहा है। दैट इज वाई चाइना ने इसके विरोध में हमारे ऊपर अटैक कर दिया। क्यों? इसीलिए बाउंड्री डिस्प्यूट हुआ। आप देख सकते हो, ये वाला हिस्सा जो था, ये वाला हिस्सा ये तिब्बत का था, और तिब्बत चाह रहा था ऑटोनॉमस, और जबकि चाइना उस पर अटैक करके इस वाले हिस्से को कैप्चर करना चाहता था, क्योंकि उसको लगता है पास्ट में ये हिस्सा इनका था। अब क्योंकि हमने अभी रिसेंटली इस डिस्प्यूट को सॉल्व करा, ये वाला डिस्प्यूट हमने सॉल्व करा अपने बाउंड्रीज को लेकर, ये हमने सॉल्व करा, लेकिन अब जब वो तिब्बत को कैप्चर कर लेगा तो फिर हमारे साथ भी डिस्प्यूट हो सकता है। और हुआ भी यही कि जैसे ही ये चीज़ हुई तो फाइनली उन लोगों ने 1962 के अंदर हमारे ऊपर अटैक कर दिया। 3 साल बाद उसने पूरी स्ट्रैटेजी बनाई, हम लोगों ने भी नेगोशिएट करने की कोशिश करी। उस समय किसी के दिमाग में ये भी नहीं था कि भैया टेरिटरी को पूरी तरीके से अच्छी तरीके से मतलब अच्छी तरीके से कंट्रोल कर लिया जाए, आर्मी को बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी जाए, ताकि अगर कल को अटैक हो बाउंड्रीज के ऊपर तो हम उसको झेल सके। लेकिन प्रॉब्लम यही हुई कि इन लोगों ने कब लॉन्च करा, 20 अक्टूबर को, 20 अक्टूबर 1962 में इन लोगों ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया, और 21 नवंबर 1962 के अंदर ये पूरी तरीके से इस हमले को ख़त्म कर देते हैं। तो उस समय ब्रिजमोहन कौल, अगर आप देखो, जनरल स्टाफ के इंडियन आर्मी के वो थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णा प्रेसिडेंट थे, जवाहरलाल नेहरू पीएम थे, वीके कृष्णन मेनन डिफेंस मिनिस्टर थे। तो डिफेंस मिनिस्टर का बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन वीके कृष्णन मेनन कुछ नहीं कर पाए, और इवन चाइना की सेना तो असम के अंदर तक घुस गई थी, इतने बड़े हिस्से में घुस गई थी कि वो हमारा आसाम भी छीन सकते थे हमसे, अरुणाचल प्रदेश से उन्होंने छीन ही लिया था, नेफा का बहुत बड़ा हिस्सा भी उन लोगों ने हमसे छीन लिया था। लेकिन करते क्या, हम इन लोगों ने दोनों तरफ से, एंट्री पॉइंट से दोनों तरफ से हम पे अटैक कर दिया, और दोनों ही लद्दाख से भी और अरुणाचल प्रदेश से भी अटैक कर दिया। हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारी आर्मी उस टाइम पे बनी नहीं हुई थी, और नहीं बनी हुई थी। दैट इज वाई आप देख सकते हो, ये वाला हिस्सा अक्साई चीन का, ये वाला हिस्सा अक्साई चीन का 32,000 स्क्वायर किलोमीटर की ज़मीन 1962 के युद्ध की वजह से हम लोग हार गए। और जैसे ही हम लोग हार जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो, हमारा रिजल्ट ये होता है कि 1962 में इंटरनेशनल लेवल पे, अब्रॉड में, हमारे देश के अंदर हमारी बेइज्जती होती है। पहली बार भारतीय लोगों को अपमान का सामना करना पड़ता है। इसके चक्कर में बड़े बड़े अधिकारी, ऑफिसर्स अपनी पोस्ट से रिजाइन कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए वीके कृष्णन मेनन डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने अपने आप को क्या कहते हैं इस्तीफा दे दिया, और वो अपने आप को कह रहा हूँ सरकार को इस्तीफा दे दिया। पहली बार कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस की छवि, नेहरू जी की छवि बड़ी बुरी हुई, बहुत ज़्यादा बुरी हुई। इवन 55 में तो उन्होंने वांडुंग सम्मेलन भी करा था, 1961 में उन्होंने बेलग्रेड शिखर सम्मेलन भी करा था, लेकिन 1962 के अंदर इतना बड़ा वॉर हो गया, और इसी वजह से पहली बार नेहरू जी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है, अविश्वास प्रस्ताव पत्र। कांग्रेस बहुत जगह इलेक्शंस में 1962 के इलेक्शन में हार भी जाती है। सीपीआई पहली बार उसका स्प्लिट हो जाता है, सीपीआई एम और सीपीआई, दो पार्टी अलग बनती है। पहली बार नेहरू जी को और दूसरी लोगों को रियलाइज होता है ये जो नॉर्थ ईस्ट की जितने भी स्टेट्स हैं ना, जिन्हें हमने यूनियन टेरिटरी बना रखा है, उनको भी स्टेट बनाने की जरूरत है, ताकि वो अपनी आर्मी और अपनी पुलिस को अच्छा स्ट्रॉन्ग बना सके। दैट इज वाई 1962 के युद्ध के बाद 2 नए स्टेट बनते हैं, त्रिपुरा और मणिपुर। किसमें से निकलकर? असम से निकलकर, 1963 के अंदर। अब यहाँ पे कहानी ये समझ में आती है हमें कि अगर वीके कृष्णन मेनन ये बोल सकते हैं कि हमें अपनी आर्मी स्ट्रॉन्ग रखनी है, तो मे भी शायद से इतना बड़ा हमला नहीं होता, ना ही हमें दिक्कत होती। सरदार पटेल जिंदा होते तो बहुत कुछ हो सकता था। नेहरू जी 1964 में ऐसा कहते हैं कि इस युद्ध की वजह से वो मर जाते हैं, सदमे की वजह से। लोगों का कहना यही है, बाकी रियलिटी किसी को नहीं पता।
दूसरी, दलाई लामा को अगर हमने शरण दी थी तो हमारा ये इंटेंशन नहीं था कि हम चाइना के दुश्मन बन जाएं। हम तो बस यही चाहते थे कि जो आपसी झगड़े हो रहे हैं उन झगड़ों को सही किया जा सके। लेकिन दोस्तों अगर हम देखें तो हमारा अक्साई चीन और साथ में अरुणाचल प्रदेश का बहुत बड़ा हिस्सा छीन लिया गया है। अरुणाचल प्रदेश तो बाद में हमें मिल गया था, लेकिन आज भी अक्साई चीन का जो 72,000 स्क्वायर मील की ज़मीन है वो आज भी 32,000 स्क्वायर मील की ज़मीन वो आज भी हमें नहीं मिल रही है। गैलवान वैली में अभी प्रोटेस्ट हमें देखने को मिलता है। LAC में बहुत जगह हॉट स्प्रिंग जोन बने हुए हैं जहां पर आप देख सकते हो इन लोगों ने अपने खुद का भी हाईवे बना दिया है और ये हिस्सा हम लोग अपने मैप में दिखाते हैं बट रियल में ये हिस्सा हमारे पास है ही नहीं। तो ये सारी बातें हैं जो वीडियो लेक्चर सीरीज में आपको NCERT में इतना डीपली नहीं मिलेगा, लेकिन ये पाठशाला में आपको बिल्कुल कंफर्म मिलेगा कि बहुत डिटेल वाइज माइन्यूट चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। अब वीडियो लेक्चर सीरीज जैसे ही आगे बढ़ेगी, वीडियो लेक्चर सीरीज में हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। आई होप आपको मैकमोहन लाइन, रेडक्लिफ लाइन, LOC, LAC, डूरेंट लाइन, इन सब लाइनों के बारे में आपको समझ में आया होगा, पता चला होगा कि ये सारी चीज़ें क्या है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और फिर हम अपने पड़ोसी मुल्क जो हमारी बाउंड्री से टच में है, जो रेडक्लिफ लाइन की वजह से अलग हुआ है पाकिस्तान, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।